सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर में अपने जो सियासी ऑफिस का उसका इफ्तिताह किया और इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए सदर रियासत का कहना था कि वो जो आइंदा जो इंतख़ाबात हैं आज़ाद कश्मीर में, उसमें बिलखुसूस जो मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्के हैं, इसमें वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या बैरिस्टर सुल्तान अपनी नई जमात बनाने जा रहे हैं, और आज हम इस साहब से तफसील से बात करेंगे बैरिस्टर सुल्तान का जलसा और उससे जुड़े जो सवालात हैं। फिर जो सबसे अहम बात है कि स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर पर गुज़श्ता रोज़ जो हमला हुआ था, अभी तक उनके जो मुलज़मान हैं ये गिरफ़्तार नहीं हो सके और सख्त रद्दमल आया तमाम सियासी जमातों की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तमाम जो जमात हैं उन्होंने इस हमले की सख्त यानी मज़म्मत की है। और फिर जो इस टाइम जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब दौरा पुंछ में, और कल उन्होंने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की, जलसे से ख़िताब किया, बलदियाती नुमाइंदगण से भी ख़िताब किया, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक पर एक बार फिर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। और जो अहम ख़बर थी गुज़श्ता यानी 2 हफ़्तों से कि मुस्लिम लीग, क्या अब मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत से अलग होने का फ़ैसला कर चुकी है, इनका मामला कहाँ तक पहुँचा, 3-4 मौज़ूआत हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद यानी चौधरी के आज जो उन्होंने जलसा किया मीरपुर। अमर साहब, आज तो सदर रियासत साहब पहुँचे हैं मीरपुर और वहाँ भी ऑफिस खोला है, वहाँ जो चित्रपड़ी में जो उनका नया ऑफिस खुला है। और तो एक तो नाज़रीन को बताएं कि सदर साहब ने आज ऐलान किया है कि मेरे जो कारकुन हैं इधर उधर ना देखें, और कहा कि मैं तमाम जो मीरपुर डिवीज़न की 13 हल्के हैं और इस पे मैं अपने उम्मीदवार खड़ा करूँ। तो कैसे उम्मीदवार खड़े करें? सदर साहब की तो पार्टी फ़िलहाल कोई नहीं। देखिए राज साहब, ये एक तो ये बात है कि ये जो सेक्रेटेरिएट उन्होंने बनाया है, इसका याद है आपको, इस सेक्रेटेरिएट की बाज़ाब्ता इसकी इफ्तिताह का ऐलान इन्होंने उस दिन किया जब रोज़नामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह की तकरीब ईवान सदर में मुनक्कद हुई। तो उस दिन इस बात का उन्होंने इंकशाफ किया था कि वो अगले हफ्ते से जो है वो अवामी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं और राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। बज़ाहिर ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद उनकी सेहत और कुछ चीज़ें इस बात की इजाज़त नहीं देते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस अंदाज से गुज़श्ता चंद हफ्तों में आज़ाद कश्मीर का जो सियासी टेम्परेचर का इजाफा हुआ है, तो उन्होंने भी फील की। और उस दिन जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बार बार ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है कि कानून साज असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो उनका था, वो सारे के सारी जो चीज़ें थी, मेरा ये ख्याल है कि उसके ऊपर अब वो टाइम आ गया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने बहुत ही संजीदगी के साथ अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का फ़ैसला कर लिया कि वो कहाँ पे जाएंगे या नई सियासी जमात बनाएंगे। क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब बतौर सदर रियासत तो शायद वो किसी भी सियासी जमात में नहीं जा सकते और वो न्यूट्रल उनका रोल होगा, लेकिन क्योंकि आज़ाद कश्मीर में असम्बली में उनके भाई भी हैं, उनका बेटा भी है, इस तरह जो है उनका एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, एक तो ये बात है। और ऐसा आज की जो उसमें ये अहम बात थी कि ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप की बात की जा रही थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का एक ग्रुप है 7 लोगों पे, 9 लोगों पे, और बाद लोग जो हैं वो कह रहे थे, हमने भी बल्कि ये कहा था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने अपने ग्रुप में भी कोई इजाफा किया है। तो आज जो है उनके 7 अरकान जो हैं उसमें वो चौधरी रशीद साहब नहीं थे, अख्तर रब्बानी साहब नहीं थे, फ़हीम रब्बानी साहब नहीं थे, सरदार मोहम्मद सैन साहब नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने 7 लोगों का मेम्बरान असम्बली को इर्द गिर्द बिठाया। और अज़हर सादिक साहब जो हैं वो अब मीरपुर के तीनों जो मेम्बरान थे, यासिर सुल्तान और अज़हर सादिक साहब और अज़हर साहब, और चौथी जो है वो खातून अरशद साहब और सबिया सदीक साहिबा मीरपुर, ये इसके अलावा सिर्फ कासिम मजीद साहब, उनका ज़ाहिर पार्टी उनकी और है, तो ये है वो उन्हें नहीं बिठाया उन्होंने। एक तो ये बात है अपनी पॉलिटिकली ताकत का और पार्लिमानी ताकत का भी आज उन्होंने एक जो है वो झलक दिखाई है। जहाँ तक राय साहब उनकी अगर ये बात करें कि आज जो है उन्होंने कहा टिकट जारी करूंगा, मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के जहन में 2-3 प्लान हैं। एक तो अगर उनके जहन में हमेशा से ये रहा है कि वो इंडिजनस सियासी जमात की तरफ जाएं, लेकिन जो मेरा जो इतलात है, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सियासी जमात नहीं बनाएंगे। मेरी ज़ाती राय है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इस वक्त कोई सियासी जमात नहीं बनाएंगे। दूसरी ये बात है कि आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो अनवारुल हक साहब है, और जो अनवारुल हक साहब का तल्लुक़ जो है वो साउथ से है, और साउथ में अनवारुल हक साहब के होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, जब उन्होंने ऐलान किया कि मीरपुर डिवीज़न में आपको पता है कि हल्के भी 13 ही हैं,
तो 13 के 13 हलकों का उन्होंने कहा है जी कि उसके टिकट मैं जारी करूंगा, उससे टिकट जारी करूंगा। और उन्होंने ये इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने हाथ से टिकट जारी करूंगा। तो मेरा ये ख्याल है, एक तो ये बात है कि ये जो पैगाम था कि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब अनवारुल हक साहब के साथ कोई बहुत ज़्यादा उनका प्यार और मोहब्बत में इजाफा हो गया है, या कोई चीज़ें उनका जो है वो कुरबतें बढ़ गई हैं और शायद मुस्तकबिल में अनवारुल हक साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मिल के सियासत करेंगे, तो आज उसका उन्होंने एक ये ऐलान समझे इसे कर लिया जाए कि अनवारुल हक साहब के साथ मिलकर बैरिस्टर सुल्तान जो है वो अगली सियासत नहीं करेंगे। एक तो ये पैगाम जो मुझे लगा। दूसरी ये बात है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने अगर सियासी जमात नहीं बनानी, तो सियासी जमात ना बनाने के साथ उन्होंने जो पैगाम दिया है कि मेरे साथ जो भी बात करना चाहे उसके साथ बात तब होगी कि 13 टिकट जो साउथ के हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मर्जी से मशरूत कर दिए जाएं। तो मैं इस पैगाम से, इस बात से ये पैगाम लेता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है वो 13 हल्के जो हैं वो ये करेंगे और 13 हल्कों के ऊपर बात करेंगे। मीरपुर, कोटली और भिंबर जो है वो किसी भी सियासी जमात के साथ डील करते हुए मांगेंगे और उसमें से वो ज़ाहिर सियासत में वो होता है, तो ये मैक्सिमम बात है। लेकिन ये जो इनके अपने उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल में उन्हें और उनके ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उनके साथ मीरपुर डिवीज़न में ख़ास तौर पर एहसान फरामोशी की, जिनके लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी दूर दराज इलाकों में घर घर जाके फिर के कैंपेन करते रहे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उन्हें भी ये पैगाम दिया है कि आइंदा जो है आपका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे अरकान की भी तादाद जो है वो कम नहीं है कि वो बैरिस्टर सुल्तान जो है वो अपना पॉलिटिकल स्कोर भी पूरा करेंगे और मीरपुर डिवीज़न की हद तक शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है इस पोजीशन में भी हैं कि वो किसी के साथ जो है वो अपना सियासी स्कोर सेटल कर सकें। इसके अलावा आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने रवायत से हट के कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस तरह की कभी वो गुफ्तगू नहीं करते होते। बड़ा एग्रेशन के साथ आज उन्होंने ख़िताब किया है और जो मुझे इतला दी गई है उसके मुताबिक उनका जो ये तकरीब थी उसमें अवाम की तादाद भी बहुत मुनासिब तादाद में लोग थे। एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कहा जी कि मैं मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना अब मेरा अगला जो है वो सियासी टारगेट होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा जो है उसका मोटरवे जो है वो अब हमारी सियासत का अगला जो है कौमी, अब उन्होंने लोकल कोई उन्होंने ऐसा ऐलान नहीं किया में भी उनकी नहीं, ये उन्होंने नहीं, ये मंशूर में ये शामिल कभी नहीं रही। ये बात जो है उन्होंने आज कही है। कभी उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान ने मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान नहीं किया कि आइंदा हमारे मंशूर में हमारी ठीक है जी। तीसरा उन्होंने ये कहा है जी कि सी पैक का जो है मीरपुर में सी पैक का बिजनेस सेंटर बनाने का ऐलान किया। तो ये इनकी जो है वो एक तो ये बात है। तीसरी ये बात है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कुछ चीज़ों का क्रेडिट लिया जिसका वो ख्याल किया जा रहा था कि जी शायद इसके पीछे कोई अनवारुल हक साहब है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो अपनी खामोशी के साथ लगे हुए थे, अपने मेम्बरान के ज़रिए जो अनवारुल हक साहब को सपोर्ट किए हुए थे, तो उसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ राय साहब कि उन्होंने कहा जी कि मैंने पिछली बार इलेक्शन में ऐलान किया था कि रुआ रेआम ब्रिज जो काफ़ी अरसे से रुका हुआ है इसकी तामीर नो का हम आगाज़ करेंगे और ये जो इसका बकिया काम है वो करेंगे। उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा जी मीरपुर में पार्किंग प्लाजा बनाने के हवाले से उन्होंने बात की कि मीरपुर में पार्किंग प्लाजा बनाने का ऐलान करना था, तो वो भी जो है वो उसका काम शुरू हो चुका है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि ज़ैली कुंभा जात, आपको पता है कि मुतासरीन मंगला डैम के हवाले से ये एक बहुत बड़ा वो था, तो उन्होंने कहा 20वां जो इजलास हुआ है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का उसमें ज़ैली कुंभा जात के PC1 की मंजूरी दे दी गई है। और साथ उन्होंने हेल्थ पैकेज का जो 84 करोड़ 49 लाख रुपए का हेल्थ पैकेज है उसका भी जिक्र किया। आज़ाद कश्मीर की बात शाहरात का और आज़ाद कश्मीर मीरपुर की बात शाहरात का भी जिक्र किया। तो मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जो है वो पूरी तवज्जो के साथ जो है वो आज की जो है वो नोट्स के साथ जो है वो तकरीर की। और आपको याद उस दिन भी उन्होंने कोई 1 घंटे से ज़्यादा तकरीर की थी। तो आज भी उनकी तकरीर में बहुत सारे पैगामात भी हैं, बहुत सारी धमकियाँ भी हैं और सियासी लाया अमल भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हवाले से जो मेरी इतलात है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब कोई सियासी जमात शायद नहीं बनाएंगे और ये जो अनवारुल हक साहब के साथ भी वो अब नहीं है। ये जो है ये 2 पैगाम जो हैं वो हैं और ये जो 13 हल्कों का पैगाम है वो इसका मतलब ये है कि वो जिस भी सियासी जमात में जाएंगे उससे वो 13 हल्कों के टिकट मांगेंगे। और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो जिन लोगों का अब बेशुमार जगह पे टिकट का इशू कोई नहीं है, तो लेकिन उनके जहन में ये बात है कि कैटेगरिकली वो कुछ लोगों से अपना बदला भी लेना चाहते हैं, सियासी स्कोरिंग भी अपनी जो है वो बराबर करना चाहते हैं। और साथ जो है वो उन्होंने पैगाम दिया है
कि आइंदा जो है वो भरपूर जो है वो सियासत का आगाज़ करें। बड़ा खुशाइंद है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जैसे कदावर और बड़े लीडर जो हैं उन्होंने दोबारा जो है वो सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा करने का फ़ैसला किया। अच्छा, अभी आता है कि एक और सबक वज़ीर-ए-आज़म जो अनवर उल हक साहब के सोलतकार यानी बने रहे कुछ माह, सरदार तनवीर इलियास खान साहब, तो कल उन्होंने भी यानी रिवायत से हट कर एक तो हमारे यहाँ प्रोग्राम बात की थी उन्होंने जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ, और उन्होंने कल भी वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ उन्होंने जाकर चार्जशीट किया वज़ीर-ए-आज़म को, और बहुत से इंकशाफात किए उन्होंने दोबारा कि एक तो यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में कहा कि ये असन फरामोश है, और फिर ये भी कहा कि अभी उन्होंने नए हरबे के तौर पर कोई हमारे जो यानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके आला अफसरान के ख़िलाफ़ है, वज़ीर-ए-आज़म ने उनके खिलाफ को मुहिम शुरू की है। ये तनवीर इलियास साहब एकदम क्यों बाहर आए हैं? बैरिस्टर सुल्तान भी आ गए, तनवीर इलियास साहब भी आ गए, तो क्या वो सारे सहूलतकार एक एक करके तब किश्ती से उतरना शुरू हो गए हैं? राय साहब, एक तो ये बात है कि ये सबसे पहले तो सहूलतकारी याद है ना आपने शुरू की हुई थी, तो सबसे पहले आप जो है उस कश्ती से उतरे। तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो हम ये कहते थे कि अनवर उल हक साहब के मुख्तलिफ चेहरे हैं और नकाब दर नकाब और इसके पीछे बहुत सारी एक वो है, तो लोगों को मेरा ये ख्याल है कि अनवर उल हक साहब को समझने में थोड़ी सी देर लगी है, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो एक तो ये बात है कि मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी जो है जो सहूलतकार थे या जिन लोगों ने अनवर उल हक साहब के ऊपर कोई छोटे मोटे एहसानात किए हुए थे, तो अनवर उल हक साहब ने वो जो पाजी है वो सूद के साथ या बढ़ा के उतारने के बजाय उल्टी साइड पे उतारी है, और उन्होंने कोशिश की है कि जिसने उनके ऊपर एहसान किया, जिसने उन्हें फैसिलिटेट किया, तो उन्होंने निशान इबरत बनाने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब का तो एहसान ही कोई नहीं ना। मैं तनवीर इलियास खुले दिल के मालिक हैं, खुले हाथ के मालिक हैं। अगर उन्होंने 5, 10, 20 करोड़ पे अनवर उल हक साहब को दे भी दिए तो मेरा ये ख्याल है ये भी कोई एहसान नहीं है। या उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक साहब को, इमरान खान साहब को उस वक्त ले गए और उनकी सियासत बचाने की कोशिश की, और वो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। देखिए अनवर उल हक साहब आप वो मैं समझता हूँ कि जिस अनवर उल हक ने राजा जुल्करनैन को नहीं छोड़ा, जिसने अली जुल्करनैन को नहीं छोड़ा और फिर बार बार उन्हें इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने जिस राजपूत कबीले के कंधों पे बैठ के वो असम्बली में आते थे, उस राजपूत कबीले को उन्होंने निशान इबरत बना दिया, और एक ग्रेटर एजेंडे के तहत उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि ना सिर्फ राजपूत जो है वो सियासत से बाहर हो जाएं, बल्कि आज़ाद कश्मीर में जितने राजपूत हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो क्या कहते हैं सियासी कारकुन हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम तोड़ने का जो प्लान था उसके ऊपर जिस अंदाज से उन्होंने अपने ग्रेटर प्लान के ऊपर अमल किया। तो मेरा ये ख्याल है जिसने राजा जुल्करनैन साहब जैसे बड़े कदावर आदमी के साथ जो है ये सलूक किया हो, तो मेरा ये ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब समेत बाकी जो सहूलतकार हैं उनका ये बनता नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि दो लोगों के बहुत एहसानात हैं जिनके तनवीर इलियास साहब से ज़्यादा वो है। वो कहते हैं ना, किसी ने वो कहा ना कि जी आप जो है अपनी उम्र का कभी दावा ना करें, क्योंकि मोहब्बत की और क्या कहते हैं उसकी जो है वो दुख की जो उम्र है वो आपसे हमेशा ज़्यादा होती है। तो यही हिसाब है कि जितना मर्जी तनवीर इलियास साहब बात करें, उनके ऊपर जो एहसानात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं और जो एहसानात जो हैं राजा जुल्करनैन साहब के हैं, अगर वो राजा जुल्करनैन साहब को टक्कर गए हैं तो तनवीर इलियास साहब को भी उन्होंने ये आगे से जवाब दे दिया या उन्हें एहसास हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि अगला टारगेट उनका इस्टेब्लिशमेंट होगा, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वही सलूक करेंगे जो उन्होंने तनवीर इलियास साहब के साथ या उसके साथ किया रहा है। सब जो सबसे अहम बात है, जैसे कल तनवीर इलियास साहब ने जो सबसे अहम ऐलान किया कि जी जो उनकी राय थी, जो उन्होंने उस वक्त वो जो उन्हें फैसिलिटेट किया तो उस गलती का एतराफ़ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हर मादरत तो उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने गलती का एतराफ़ कर लिया। तो अनवर उल हक साहब के हवाले से गलती का एतराफ़ करना भी शायद बड़ी बात है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ किया। अनवर उल हक का तो कट्टा चट्टा उन्होंने खोल के रख दिया ना। और अब जो सबसे अहम बात है कि मेरी कर रहा है तनवीर इलियास साहब की तकरीर सुन के, वो जो उनकी 23-24 मिनट की तकरीर थी वो सुन के मेरी तनवीर इलियास साहब के हवाले से राय बड़ी तब्दील हुई। और ये वो तनवीर इलियास नहीं है जो वज़ारत उज़्मा में थे या उससे पहले थे या वज़ारत उज़्मा उतरने के वो बाद तक, जो 1.5 साल तक वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद भी ये वो तनवीर इलियास बिल्कुल नजर नहीं है। एक तो ये बात है कि तनवीर इलियास साहब ने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया है, और जिस अंदाज से तनवीर इलियास साहब ने
अपने काम का आगाज़ किया। मैंने आपको याद है हमने एक प्रोग्राम में इंकशाफ भी किया था कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी अपनी पार्लिमानी ताकत भी बढ़ा रहे हैं और तनवीर इलियास भी अपनी पार्लिमानी ताकत बढ़ा रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया, मेरा ये ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब को अपनी पार्लिमानी ताकत का, उस दिन हमारे इधर ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात को तस्दीक की थी कि कुछ मेम्बरान असम्बली मेरे साथ रब्ते में हैं और उनका उसने बैकग्राउंड ये बताया था क्योंकि उन मेम्बरान असम्बली को असम्बली में लाने में और उनको सियासत में बेहतर पोजीशन देने में उनका किरदार था और उनको टिकट दिलवाने में किरदार था। तो मेरा ये ख्याल है कि अब तो एक वो वक्त आ गया कि उन्हें अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह की आलमाना और मुदब्बराना किस्म का जो उनका खिताब था, और इससे पहले जनरल नूर साहब की बरसी में और उससे पहले रोज़नामा जम्मू कश्मीर की सालगिरह की तकरीब में, तो मैंने इन 3 तकारीब में अलग तनवीर इलियास पाया है, बदला हुआ तनवीर इलियास पाया। अल्लाह ताला उनके ऊपर मज़ीद रहम करम और फजल फरमाए। और इसी तरह जो है जिस जज्बे के साथ जो है उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो वो बेहतरी की तरफ जाए। आप ये देखें ना कि तनवीर इलियास साहब से उनके ऊपर जो हमने तनकीद की या बहुत ज़्यादा वो की, तो वो हमारा ये ख्याल था कि एक ऐसा बंदा जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ आया और रवायती नहीं गैर रवायती सियासतदान है, जब उन्होंने उस तरह की गलतियाँ की तो हम भी उनके नकात बन के सामने आए। और उसी तरह जिस तरह कल उन्होंने इतराफ़ किया, हम भी इतराफ़ कर लें कि जी हम भी इतराफ़ करते हैं कि हमने भी उनके साथ जो किया उसे वापस लिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बात करता हूँ कि कल जो उन्होंने गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को और नज़रिया इलाके पाकिस्तान को और तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को छेड़ा, और जिस अंदाज से उन्होंने, एक तो ये बात है कि अपने जो एहसानात थे या वो उसे किया, वो तो चलो अनवर हक साहब को, वो तो उनका अपना ज़ाती दुख था कि जी उन्होंने, अनवर हक साहब उनसे पैसे भी ले गए, दूसरे हल्कों के नाम पे भी पैसे ले गए कि बैसर सुल्तान महमूद को भी रवाएंगे। उन्होंने कल बैसर सुल्तान महमूद साहब को भी कोर्ट किया, तारिक फारूक साहब को भी कोर्ट किया कि वो 15-20 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। उन्होंने ये बात भी बताई कि अनवर हक साहब को PTI में बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब शामिल नहीं करना चाहते। तो ये सारी की सारी बातें हैं उन्होंने अपनी जगह पे की। लेकिन जो उन्होंने कौमी सतह के लीडर होने वाला ख़िताब किया कि उन्होंने ये कहा कि मगर उन्होंने फ़ौज के हवाले से ये बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो है वो किन किन ओहदों पे कौन कौन लोग, और 70 की दहाई से शुरू हुआ। याद है आपने भी उस पर एक प्रोग्राम में बताया था कि जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 10 मेजर जनरल हैं, इसी तरह जो है वो 100 के करीब जो है वो आला ओहदों पे जो है ब्रिगेडियर लेवल पे और कर्नल लेवल के अफसरान हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन कर दिया मकबूजा कश्मीर के साथ आज़ाद कश्मीर का कि मकबूजा कश्मीर में उस लेवल के ऊपर जो है वो सहूलत ने वो नहीं है। इसके साथ जो है उन्होंने इसका भी ऐड किया कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो नज़रिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ के वाले से भी काम किया। तो मैं समझता हूँ कि कल जो तनवीर इलियास साहब की तकरीर थी, ऊपर से ये जो एंटी पाकिस्तान ये जो चली सारी मूवमेंट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये गुज़श्ता है, आपको याद होगा राय साहब कि हम भी बार बार इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि 1947 से लेके अगर 20 अप्रैल 2023 तक देखा जाए और 21 अप्रैल 2023 से लेके अगर आज तक देखा जाए तो नज़रिया इलाके पाकिस्तान को और तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अनवर हक साहब के इस दौर में पहुंचा, और जितना एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है उजागर हुआ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई गई और उसको जो है अनवर हक साहब काउंटर नहीं कर सके। तो ये जो चार्जशीट कल तनवीर इलियास साहब ने की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खौफनाक और दुरुस्त सिमत में उन्होंने की है। और जो बातें तनवीर इलियास साहब ने की हैं वो मेरा ख्याल है कि अगर उसके ऊपर गैर जानबदाराना तहकीकात की जाए या उसका तजिया किया जाए या कोई आंख कान रखने वाले अदारे उसके ऊपर करें, तो मेरा ये ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब की जो तकरीर का मतन है राय साहब वो कोई 90-95% से ऊपर जो है वो दुरुस्त है और उन्होंने दुरुस्त चीज़ों की निशानदेही की है और उन्होंने उसका दुरुस्त हल भी बताया है। और अब जो है मैं समझता हूँ इसके साथ ये मेरी पेशन गोई है कि जिस तरह जनाब वाला अनवर हक साहब ने अपने सारे मौसनों के साथ जो है मौसन कशी की है, जो आखिरी उनका मौसन इस्टेब्लिशमेंट थी, मेरा ये ख्याल है कि अब अनवर हक साहब उस तरफ उनका रुख हो गया है। तो ये भी एक बड़ी खौफनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरफ तनवीर इलियास साहब ने निशानदेही की कि वो हमारे आला फौजी अफसरान के नाम ले ले के उनको ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जिसने उनको मकसद बढ़ चढ़ के फ़ायदा पहुँचाया उन्हें वो एहसानात लोगों को याद नहीं है। जिसने भी सच और दुरुस्त और हक की बात करने की कोशिश की है उसके वो मुखालिफ हो गए। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, ये बात है कि जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो एक मामला था कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत से अलग होगी नहीं होगी, एक इजलास दूसरा इजलास 5 से 7 इजलास हुए
और आखिरी जो इजलास हुआ शहबाज शरीफ की ज़र सदरत जो इजलास हुआ, मशावरत हुई, उसमें यह था हफ्ते का, मतलब हफ्ता हो गया था, कहाँ पहुँचा मुस्लिम लीग नून का से हुकूमत की अलहदी का मामला कहाँ पहुँचा? मेरा ख्याल राय साहब ये बात है कि एक तो बिल्कुल जो है ना वो चीज़ें करीब हो गई हैं, और मेरी ये इतला है कि इसके ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून का जो है वो फैसला हो चुका है, और वो जो उसके बाद अनवारुल हक साहब ने जो रोकने की कोशिश की थी या जो बाकी किया था वो सारे का सारा जो है उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में, इस हफ्ते में या आइंदा चंद घंटों में जो है इस बात का जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ राय साहब मैं आपको बताऊं कि कल जो है ये जो मुस्लिम लीग नून में अनवारुल हक साहब जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने एक मुतमिद वज़ीर के ज़रिए, आपको याद है हमने इस बात का भी अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह पीपल पार्टी को भी वो तोड़ के एक अददी अक्सरियत जो है उनके जहन में ये बात है कि 23 लोग उनके साथ हैं, 23 और 24 लोग उनके साथ हैं, और ऐसी सूरत हाल में अगर उन्हें 3, 4, 5 मेम्बरान असम्बली मिल जाएं तो वो उनका ये ख्याल था कि शायद मुस्लिम लीग नून को वो पीपल पार्टी में उन्होंने कोशिश की तो पीपल पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया, और उसमें उन्होंने देखा कि पार्टी अपने पूरे डिसिप्लिन में है, बावजूद इसके कि रहनुमाओं के आपस में आपसी इख्तलाफात ज़रूर हैं। जब उन्हें नाकामी हुई तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की। वही उसी की वजह थी कि उस वक्त कर्नल वकार नूर साहब ने सारे जो काबीना के अरकान हैं उनके साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा, और बाद में अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनकी जो है मुलाकात भी करा दी। कर्नल वकार नूर साहब के भी एक क्या कहते हैं हम पल्ला ऑफिसर जो हैं वो 1-2 जगह वो फॉरेन पोस्टेड भी रहे, उन्होंने उस मुलाकात का इंतज़ाम करवाया था। तो मेरा ये ख्याल है कि वो सारी चीज़ें जो है कोशिशें नाकाम हुई। उसके बाद सागदार साहब से जो मुलाकात हुई उनकी वो भी नाकाम होगी। इसके अलावा जो है उन्होंने कोशिश की राना सनाउल्लाह साहब से मिलने की, और वो जो वज़ीर-ए-आज़म के कश्मीर अफेयर्स के एडवाइज़र हैं शराजी साहब, उनके साथ भी वो कोशिश की थी। तो अनवारुल हक साहब को किसी जगह पे कोई मुनासिब कामयाबी हासिल नहीं हो सकी मुस्लिम लीग नून के वाले से, और मुस्लिम लीग नून की जो CC का जो इजलास था उसके बाद जो है उनके लिए और जो है वो मसाइल पैदा हो गए हैं। तो मेरी ये इतला है राय साहब कि मुस्लिम लीग नून का जो अलहदगी का फ़ैसला है वो हतमी है, और आइंदा चंद रोज़ में उसके ऊपर ब्रेक थ्रू हो सकता है। आखिरी अरबे के तौर पे अनवारुल हक साहब के कहने पे कल एक गैर मामूली नौइयत का इजलास हुआ है काबीना के उन अरकान का जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है, और उन्होंने कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब की सरबराही में कल वो किया है, जिसके हवाले से अनवारुल हक साहब या जो हुकूमत में लोग शामिल हैं या जो अनवारुल हक साहब के जो लोग अनवारुल हक साहब के बिहाफ पे गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने बताया कि अनवारुल हक साहब दावा किया है कि जी अनवारुल हक साहब की क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा इतला ये है कि कल पार्लिमानी पार्टी की जो एक मुतवाज़ी ग्रुप है कर्नल वकार नूर साहब जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, तो मेरा इतला ये है कि उनकी कल 5 लोगों की जो है आपस में एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, और वो जो है मीटिंग भी नाकाम हो गई है, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने से इनकार कर दिया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कर्नल वकार नूर साहब खुद अकेले या उनका वो कोशिश कर रहे थे कि आमिर अल्ताफ़ साहब छोड़ जाएं, लेकिन इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ को छोड़ना और वफाक में शहबाज शरीफ साहब को छोड़ना ये अपने ऊपर सियासी खुदकुश हमला है। और ये अब ये देखें ना कि अगर ये लोग जो हैं वो अनवारुल हक साहब की मोहब्बत में रुक जाते हैं और इसका फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बैसाखियों के ऊपर ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। और ये अगर अनवारुल हक साहब के साथ चले जाते हैं और वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी को या फॉरवर्ड ब्लॉक को या मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लाना है, तो ये बेचारे उधर रह जाएँ तो अनवारुल हक साहब की हुकूमत भी ख़त्म हो जाए, तो फिर वो कौन सी सियासी जमात में जाएंगे? तो उनकी सियासत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो बज़ाहिर यही बात है, जो मेरे पास इतलात है कि जो अनवारुल हक साहब कर्नल वकार नूर साहब के ज़रिए मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, उसमें अरकान की अक्सरियत ने जो है वो मुस्लिम लीग नून का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और अनवारुल हक साहब के साथ जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, अभी आता है कि जो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब स्पीकर कानून असम्बली, इनके ऊपर गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ, और एक तो नाज़रीन को बताएं कि क्या अपडेट है और यानी इस हमले में क्या पेशरफ्त है? एक तो मेरे पास इतला है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और उस मुकदमे में जो लतीफ़ अकबर साहब के जो सियासी हरीफ हैं राय साकिब मजीद साहब, उनका नाम नहीं है, जिसका ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ जाएगी कि वो करें। लेकिन राय साहब, सबसे अहम बात यह है कि ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या और आज़ाद कश्मीर के मजाज से हट के ये वाक़या है। और इस तरह की जो एक ये तासर है, एक तो ये बात है कि लतीफ़ अकबर साहब आज़ाद कश्मीर में रवादारी, वज़ादारी और नज़रियाती सियासत के जो है वो बहुत बड़े जो हैं वो दाई हैं। और अगर ये देखा जाए कि अनवारुल हक साहब, लतीफ़ अकबर साहब जो है उनका अगर हल्का अहबाब देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत बड़ा है। और जिस अंदाज से कल पूरी रियासत ने उस हमले को जो है उसकी मजम्मत की है, तो उससे जो है वो कल लतीफ़ अकबर साहब के सियासी कदकाठ में भी इजाफा हुआ है और जिस अंदाज से उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक तो ये बात है कि इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। देखें, लतीफ़ अकबर वो वाहिद स्टफ़ है, अगर आप ये समझें कि कोई ये धमकी दे कि जी हम नीचे उतर के सड़क बंद कर देंगे या कोई इर्द गिर्द रहते हैं, तो लतीफ़ अकबर तो पूरा आज़ाद कश्मीर आधे घंटे में बंद कराने की सलाहियत रखते हैं। वो तो खुरट्टा रोड भी बंद करा देंगे, कोटली रोड भी बंद करा देंगे, मीरपुर भी बंद करा देंगे, वादी नीलम भी बंद करा देंगे, पुंछ भी बंद करा देंगे। एक तो ये बात है कि लतीफ़ अकबर जो है वो बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की पूरी जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है अगर वो पूरे आज़ाद कश्मीर में इस तरह का करना चाहें। दूसरी ये बात है कि लतीफ़ अकबर साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ट्राइब जो हैं गुज्जर कबीले के सरबराह हैं, तो वो भी उनकी जो लेगेसी है वो उस पार्टी से भी हट के है कि अगर वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में और एक तो ये बात है कि उनकी एक जो है वो कबीलाई जो है वो उस कबीले के सरबराह होने की वजह से अगर वो चाहते कोई रद्द अमल देते तो उसके नताइज जो है वो बड़े भयानक सामने आ सकते थे। तीसरी ये बात है कि लतीफ़ अकबर क्योंकि नज़रियाती सियासत के अमीन हैं, तो जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून में लोग हैं, चाहे वो किसी और सियासी जमात में उनके जो सियासी मुखालफिन भी हैं वो भी उनका एहतराम करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। दूसरी तरफ राय साहब जो वाक़या हुआ है उसमें ये बताया, क्योंकि साकिब मजीद साहब का भी फ़ोन आया था तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने भी इस बात को ये कहा है कि लतीफ़ अकबर साहब के ऊपर ये वाक़या हुआ ही नहीं है, बल्कि ये आपसी कोई इनकी लड़ाई थी बाप बेटा, और वो कह रहे हैं कि उनका जो सपोर्टर हैं उनके जो ज़िला कौंसिल के मेंबर हैं उनके वालिद साहब जो है अमर जफ़र साहब, वो कह रहे हैं उनके वालिद जो है वो शामिल हो रहे थे लतीफ़ अकबर साहब के साथ, तो ये उनकी आपसी लड़ाई है, उसका लतीफ़ अकबर साहब के साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तल्लक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लतीफ़ अकबर साहब ने भी अगर वो चाहते तो ज़ाहिर है FIR जो है वो साकिब मजीद साहब के ख़िलाफ़ भी हो सकती थी। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो जो दोनों लोग हैं ख़ास तौर पे साकिब मजीद साहब, उनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है कि अगर ये तासर रहा कि जी वो इस तरह के काम करते रहेंगे कि जी वो धमकी लगा के या वो रोड बंद करके या इस तरह कौमी लीडरशिप के ऊपर हमला करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है उस सूरत हाल में बड़े लीडरों का दूसरे हलकों में या अपने हलकों में गुजरना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बहुत समझदार सियासी रहनुमा हैं और साकिब मजीद साहब नौजवान हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यूथ के लीडर भी रहे हैं, और उनका जो है वो ख़ुद उनके जो है लॉ नोइंग हैं, उनके भाई जो हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं सरदार अतीक साहब के साथ आपको पता है उनकी अजीज़दारी है बहुत करीब। तो ऐसे हालात में जिस जगह पे जिस सियासी जमात से वो लड़ते हैं, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है और सर मुजाहिद अव्वल और सरदार अतीक अहमद खान साहब देखिए उनकी जो सियासी रवादारी है और वज़ादारी है उसकी मिसाल नहीं मिलती आज़ाद कश्मीर में। सदर सरदार अतीक साहब रवादार हैं और कासिम अपना साकिब मजीद साहब के वो लीडर हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस आज़ाद कश्मीर की सियासत का टेम्परेचर कम करने के लिए इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। और अगर साकिब मजीद साहब के लोगों ने भी ये किया है तो मैं समझता हूँ कि साकिब मजीद को जो है वो कल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और लतीफ़ अकबर साहब की सियासत भी बेहतर हुई है, उनके कद काठ में भी इजाफा हुआ और जिस अंदाज से जो लतीफ़ अकबर साहब ने इसको हैंडल किया है तो मैं समझता हूँ कि वो उनको जो है वो मैं समझता हूँ कि ये मशले राह है उनका जो रवैया था। अगर लतीफ़ अकबर साहब चाहते और जो लोग हल्कों की सियासत से अभी राय सब्बीर साहब और कुछ लोग इधर हमारे पास आबिद साहब और बाकी लोग जो बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि अगर वो चाहते तो इसके इर्द गिर्द 3 यूनियन कौंसल जो है वो राजपूतों के मुकाबलों में
गुजरों की थी तो वो ज़्यादा जो है वो रिएक्शन कर सकते थे। इसी तरह जो है वो जो लतीफ़ अकबर साहब के जो सियासी हरीफ है शफकत साहब, उन्होंने भी जो है वो इस मौके के ऊपर इस वाक़े की मजम्मत करके लतीफ़ अकबर साहब की हमायत की। तो ये जो लोकल जो सियासी डायनामिक्स हैं इसके हवाले से जो लतीफ़ अकबर साहब को पॉलिटिकली भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने हैंडल किया मेरा ये ख्याल है कि लतीफ़ अकबर साहब को हुआ है। लेकिन इस वाक़े को जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इसके ऊपर दो ही तरीके हैं राय साहब, या तो इन लोगों को निशान इबरत बना दिया जाए कि आइंदा इस तरह की वाक़या ना हो और किसी की जरूरत ना हो। दूसरा राय साहब तरीकाकार ये है कि लतीफ़ अकबर साहब को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन सबको माफ़ कर देना चाहिए ताकि इस सियासत में बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये था हमारा प्रोग्राम और कश्मीर जो सियासी जो रवादारी इसकी मिसाल दी जाती है। तो जो मुजफ्फराबाद का खावड़ा का जो वाक़ा है लतीफ़ अकबर साहब पर हमले का, तो ये ज़रा इंतहाई अफसोस और काबिल मज़म्मत है और अब ये मामला इधर ही रुक जाना चाहिए। हम लतीफ़ अकबर साहब से भी और साकब मजीद साहब समेत अरका खावड़ा के जितने भी जो यानी सियासी जोमा हैं, जो उनके जो मतलब चाहने वाले, उनसे यही कहेंगे कि इस मामले को यानी फौरी हल होना चाहिए। कल तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।